ये कल्पना करना बड़ा दिलचस्प है कि कोई इंसान अचानक से बेतहाशा दौलत कमा लेता है, मतलब एकदम से अरबपति बन जाए, और फिर वो हर वीकेंड अपने विशाल मैंशन में शहर की सबसे बड़ी, सबसे महंगी पार्टी दे। हाँ, और सोचिए हजारों लोग उस पार्टी में आ रहे हैं, बेहतरीन शैंपेन बह रही है, संगीत गूंज रहा है, लेकिन उन हजारों मेहमानों में से कोई नहीं जानता कि वो होस्ट असल में है कौन। बिल्कुल, वो दिखता कैसा है या उसने ये बेतहाशा पैसा कहाँ से कमाया है, ये किसी को नहीं पता। अब ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी नई सस्पेंस थ्रिलर फिल्म का प्लॉट हो। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। लेकिन असल में ये एक ऐसी कहानी है जो सफलता और दौलत के पीछे छिपे सबसे अंधेरे सच को सामने लाती है। आज की इस गहन चर्चा में हम जिस विषय का विश्लेषण कर रहे हैं वो है एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड की 1925 की क्लासिक रचना द ग्रेट गैट्सबी। और ये बहुत ही बेहतरीन किताब है। आज हमारा मिशन सिर्फ 100 साल पुरानी किताब की कहानी सुनाना नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि कैसे ये पुरानी कहानी आज की अमेरिकन ड्रीम, या यूं कहें कि पैसे की अंधी दौड़ और उसके खोखलेपन का सबसे सटीक आईना है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल, और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि ये कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं है। मतलब ऊपर से देखने पे भले ही एक लव स्टोरी लगे, लेकिन गहराई में जाने पर ये इंसानी लालच, क्लास डिवीजन और उन सपनों के टूटने का एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। हाँ, उन सपनों का जिन्हें हम अक्सर सफलता मान लेते हैं। एग्जैक्टली हम आज भी दौलत और सोशल स्टेटस के पीछे पागलों की तरह भाग रहे हैं। ये चर्चा हमें रुक कर सोचने पे मजबूर करेगी कि हम असल में पाना क्या चाहते हैं। और इस अमेरिकन ड्रीम के खोखलेपन को समझने के लिए मुझे लगता है हमें सबसे पहले उस इंसान को समझना होगा जो इस सपने का सबसे बड़ा प्रतीक है, यानी कहानी का मुख्य किरदार, जे गैट्सबी। हाँ, गैट्सबी का किरदार ही इस पूरी कहानी की जान है। भी है, जो अपनी भव्य पार्टियों के लिए पूरे शहर में मशहूर है। सही बात है। अब आप कल्पना कीजिए कि आज के समय में कोई इंसान गरीबी से उठकर अरबपति बन जाए और हर वीकेंड अपने मेंशन में शहर की सबसे बड़ी पार्टी सिर्फ इसलिए दे ताकि उसकी एक एक्स गर्लफ्रेंड डेजी किसी दिन गलती से वहां आ जाए। सुनने में ये जितना रोमांटिक लगता है, असल में उतना ही जुनूनी भी है। वही तो, मतलब ये तो एक तरह का ऑब्सेशन हो गया ना। बिल्कुल, और यही पर हमें समझना होगा कि गैट्सबी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। वो असल में वर्तमान में जी ही नहीं रहा है। अच्छा, तो वो क्या हासिल करना चाहता है? वो अतीत को वापस लाना चाहता है। मतलब अगर हम इस समीक्षा के नजरिए से देखें तो गैट्सबी असल में डेजी नाम के उस असली इंसान से प्यार नहीं करता, बल्कि वो डेजी की एक कल्पना या उसकी एक इमेज से प्यार करता है। हाँ, वो इमेज जो उसने अपने दिमाग में बना रखी है। एग्जैक्टली। और जब इंसान अपनी ही बनाई हुई कल्पनाओं में बहुत अधिक खो जाता है तो असल वास्तविकता से उसका संपर्क पूरी तरह टूट जाता है। ये तो बहुत हद तक आज के मॉडर्न डेटिंग कल्चर जैसा लगता है। हाँ, वो कैसे? मतलब जैसे लोग डेटिंग एप्स पर किसी की एक परफेक्ट प्रोफाइल पिक्चर देखकर ही उसके साथ एक पूरी काल्पनिक जिंदगी सोच लेते हैं, और फिर जब वो इंसान असल जिंदगी में अपनी कमियों के साथ सामने आता है तो वो भ्रम टूट जाता है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये, और गैट्सबी के साथ भी बिल्कुल यही होता है। जब गैट्सबी जैसा उम्मीदों से भरा इंसान वास्तविकता की ठोस दीवार से टकराता है तो बहुत बड़ा धमाका होता है। और ये वास्तविकता कहानी में टॉम और डेजी बुकैनन के रूप में सामने आती है, जो हमें अमीरी के पीछे छिपे हुए नैतिक पतन यानी मॉरल डिके की ओर ले जाती है। बिल्कुल, टॉम और डेजी उस खोखले अभिजात्य वर्ग का प्रतीक हैं। अगर हम टॉम की बात करें तो वो एक बहुत ही अहंकारी, धोखेबाज और भ्रष्ट अमीर इंसान है, और डेजी बाहर से बहुत सुंदर और भावुक दिखती है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। हाँ, बताइए। समीक्षा कहती है कि डेजी अंदर से कमजोर और स्वार्थी है, लेकिन क्या वो सच में सिर्फ एक लालची इंसान है, या फिर वो उस समाज की शिकार है जहां इंसान की भावनाओं से ज्यादा उसके बैंक बैलेंस और उसके सोशल स्टेटस को महत्व दिया जाता है? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और अगर हम सोर्स मटेरियल को गहराई से देखें तो पता चलता है कि डेजी गैट्सबी से प्यार तो करती है। हाँ, उसमें भावनाएं तो हैं। बिल्कुल है, लेकिन वो अपनी आरामदायक और बहुत ही सुरक्षित अमीर जिंदगी छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। मतलब वो एक तरह से गोल्डन हैंडकफ्स या सोने की हथकड़ियों में बंधी हुई है। एग्जैक्टली। और टॉम बुकैनन का जो चरित्र है वो ये साबित करता है कि इस तरह के समाज में पैसा अक्सर नैतिकता से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। सही कहा।
बाहर से इनकी जिंदगी भले ही बहुत शानदार और चमकदार दिखती हो, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से खाली हैं। उनके पास कोई मॉरल कंपास नहीं है। और मुझे लगता है कि इस खालीपन और नैतिक पतन को लेखक ने बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया है, मतलब सीधे शब्दों में नहीं, बल्कि बेहद प्रभावशाली प्रतीकों के माध्यम से। हाँ, सिंबल्स के इस्तेमाल में फिट्जगेराल्ड सच में एक मास्टर हैं। और यही चीज इस उपन्यास को एक मास्टरपीस बनाती है। बिल्कुल, उनकी जो काव्यात्मक या पोएटिक लेखन शैली है वो कमाल की है। सोर्स के अनुसार इस कहानी में 3 मुख्य प्रतीक हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। सबसे पहला प्रतीक तो शायद वो ग्रीन लाइट या हरी बत्ती है, राइट? हाँ, वही हरी बत्ती जो डेजी के घर के डॉक के एकदम छोर पर जलती है। ये हरी बत्ती गैट्सबी की उन उम्मीदों और उसके अधूरे सपनों का प्रतीक है जिन्हें वो कभी पा नहीं सकता। वो हमेशा बस थोड़ी सी दूर रह जाती है। जैसे वो अमेरिकन ड्रीम जो हमेशा पहुंच से बाहर रहता है। बिल्कुल सही। और दूसरा प्रतीक जो बहुत ही डरावना और गहरा है वो है डॉक्टर टी.जे. एक्लबर्ग की आंखें। हाँ, वो एक पुराने विज्ञापन के बिलबोर्ड पर बनी हुई बड़ी-बड़ी आंखें जो उस वैली ऑफ एशेज या राख की घाटी के ऊपर हैं। एग्जैक्टली। ये जगह असल में अमीरों की विलासिता से पैदा हुई गंदगी का प्रतीक है और वे आंखें समाज की नैतिक अंधता को दिखाती हैं। मतलब जैसे कोई सब कुछ देख रहा है लेकिन कोई न्याय नहीं कर रहा। हाँ, जैसे ईश्वर इस पूंजीवादी समाज में एक पुराना धुंधला विज्ञापन बनकर रह गया है। और तीसरा प्रतीक है वे लग्जरी पार्टियां। गैट्सबी की वो शानदार पार्टियां। हाँ, वे पार्टियां असल में लोगों के अंदर के खालीपन को छुपाने का बस एक बहुत ही भव्य और शोर शराबे वाला तरीका है। बिल्कुल, लोग वहां जश्न मनाने नहीं आते, बस अपने अकेलेपन से भागने आते हैं। और इन सब चीजों को एक बैलेंस्ड नजरिए से देखने के लिए नैरेटर निक कैरेवी की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। हाँ, निक इस पूरी चमकदार दुनिया का सबसे संतुलित ऑब्जर्वर है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब इस किताब को 9.5 आउट ऑफ 10 इतनी शानदार रेटिंग क्यों मिली है? क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि समाज का एक बहुत ही कड़वा सच है। बिल्कुल। हालांकि निष्पक्षता बनाए रखने के लिए हमें सोर्स में दी गई कमियों का भी जिक्र करना चाहिए, जैसे कि इस किताब की शुरुआत थोड़ी धीमी है और कुछ लोगों को लगता है कि इसके किरदार भावनात्मक रूप से बहुत दूर महसूस होते हैं। हाँ, कुछ विश्लेषक ये मानते हैं कि हम किरदारों से पूरी तरह जुड़ नहीं पाते हैं, लेकिन अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जुड़ें तो ये भावनात्मक दूरी असल में कोई कमी नहीं है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये लेखक का एक तरीका है हमें ये बताने का कि दौलत की अंधी दौड़ में इंसान मानवीय भावनाएं कैसे खो देता है। ये तो बहुत ही गहरी बात है ना? ये क्लासिक लिटरेचर, साइकोलॉजी और समाज को समझने वाले किसी भी इंसान के लिए बहुत जरूरी है। समय कभी पीछे नहीं लौटता और सिर्फ पैसा इंसान को खुश नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। 100 साल बाद भी ये कहानी आज के समाज में उतनी ही प्रासंगिक है। तो आज की इस चर्चा को समेटते हुए गैट्सबी का ये सफर हमें एक बहुत ही भयानक लेकिन जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। हम सभी मानते हैं कि अगर हमारे सपने सच हो जाएं तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन जरा सोचिए अगर कोई इंसान अपनी पूरी उम्र, अपनी पूरी पहचान सिर्फ एक सपने को पाने में लगा दे और जब वो सपना आखिरकार सच हो तो पता चले कि वो अंदर से पूरी तरह खोखला है, तो उसके बाद जीने के लिए क्या बचता है? वाकई ये बहुत डरावना ख्याल है। क्या आपके लक्ष्य, आपके सपने वाकई आपके अपने हैं या वे भी किसी अमेरिकन ड्रीम का बुना हुआ भ्रम है? इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।